हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के समूह G20 का नया अध्यक्ष बना है। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित G20 समिट के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी को इस समूह के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को हर भारतवासी के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 एक समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और क्रियाशील संगठन के तौर पर काम करेगा। इससे पहले G20 देशों की तरफ से जारी घोषणा पत्र में कई बिंदुओं पर भारत की छाप साफ तौर पर दिखाई भी दी। घोषणा पत्र में कहा गया कि आज के युग को युद्ध का दौर नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने सितंबर में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यही बात कही थी। तो आज हस्तक्षेप में हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे पर चर्चा करेंगे, साथ ही इससे पड़ने वाले प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के बीच एक बार फिर भारत का दम दिखा। सम्मेलन के दौरान शक्तिशाली मुल्कों के नेता भारत की अहमियत को समझे। यहां तक कि G20 के सदस्य देशों के द्वारा पारित घोषणा पत्र में भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी के बयान को ही तवज्जो दी गई। इसके साथ इस ताकतवर समूह की कमान अगले वर्ष के लिए भारत को मिल गई है। भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका गवाह पूरी दुनिया बन रही है। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंच चाहे कोई भी हो, वहां दबदबा भारत का ही रहता है। इसका ताजा उदाहरण इंडोनेशिया में संपन्न दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 सम्मेलन में देखने को मिला, जहां अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश मौजूद रहे। लेकिन चर्चा का मुख्य केंद्र भारत ही बना रहा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और कोरोना महामारी से उबरने के बाद हो रहे इस इंटरनेशनल समिट में भारत का दबदबा स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। यहाँ दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पीएम मोदी को सबसे अधिक अहमियत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। बाइडेन पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए खुद आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति का ये बॉडी लैंग्वेज दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व का सबूत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी पीएम मोदी के साथ बातचीत में काफी दिलचस्पी दिखाई। इमैनुअल मैक्रोन पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रखकर निकल रहे थे, तभी पीएम मोदी ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से तो पीएम मोदी की 2 बार मुलाकात हुई। इस दौरान ब्रिटेन ने 3000 भारतीयों को नए वीजा जारी करने का ऐलान भी किया। G20 के सदस्य देशों के द्वारा पारित घोषणा पत्र में भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी के बयान को ही तवज्जो दी गई। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि युद्ध के हल का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और कूटनीति है। पीएम के इस संदेश की गूंज G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी दिखाई दी। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले G20 समिट की कमान भारत के हाथों में आ गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सम्मेलन के समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को संगठन की अध्यक्षता सौंपी। भारत को G20 की कमान ऐसे समय में मिली है जब पूरी दुनिया सियासी तनाव, आर्थिक मंदी, ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रही है और विश्व के सभी देश G20 की तरफ आशा की नजरों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।
और G20 की कमान भारत को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए एक बार पहले सुनते हैं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस यात्रा का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान सौंपी गई है अगले वर्ष G20 समिट के लिए। भारत के दबदबे को किस रूप में देखा जा रहा है, इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र सचदेव, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। बीरेंद्र सिंह हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। भाई धनंजय जी, किस तरीके से बीजेपी देख रही है प्रधानमंत्री की बाली यात्रा को और G20 समिट में जिस तरीके से भारत का एक प्रभाव क्षेत्र दिखा, उसको किस तरीके से आप लोग परिभाषित कर रहे हैं? संजय जी, सबसे पहले मैं हर एक भारतवासी को बधाई देना चाहता हूं। ये हम लोग के लिए अच्छा अवसर है, गर्व का क्षण है, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में। और संजय जी, जिस तरह से महाभारत में संजय ने पूरा महाभारत का सीन दिखा दिया, उसी तरह से आपने बहुत 5 मिनट में भारत के वर्तमान स्वरूप को, भारत के वर्तमान नेतृत्व की उभरती हुई ताकत को और भारत के स्वीकारोक्ति को, जिस तरह से भारत को स्वीकार किया जा रहा है ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के तौर पे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, इसको जो आपने दिखाया उसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से वैश्विक परिदृश्य में भारत बहुआयामी उद्देश्यों से विश्व के विभिन्न परिदृश्यों को नई दिशा दे रहा है। वैज्ञानिक, तकनीक, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, वैकल्पिक ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पेयजल, आतंकवाद, विश्व शांति के विभिन्न पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर भारत को विश्व के नेतृत्व के शीर्ष देश के रूप में स्थापित करने का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और ये ठीक है कि चक्रीय आधार पर भारत को इसकी मेजबानी मिली है, लेकिन कोविड के बाद वैश्विक परिदृश्य बदल गया। G20 विश्व छूता नहीं रहा। रियाद सम्मेलन 2020, इटली 2021 सम्मेलन में रिकवरी करने की दिशा बहुत तेजी से प्रयास हुआ, G20 में शुरू किया गया। लेकिन आज आप उठा करके देख लीजिए तो जिस तरह से बहुत से देशों में तनाव का माहौल है, जिस तरह से विश्व के जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक ग्लोबल लीडर के तौर पे, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। विश्व के विभिन्न मानवतावादी विषयों और समस्याओं का चयन, उनके समाधान की मौलिक सोच मोदी जी की अनूठी विशेषता है, जिसका पूरा विश्व कायल है। आज रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच मोदी जी एक संजीवनी की तरह उभरे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत का बढ़ता हुआ कद भारत के विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और तेजी से हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जो पिछड़े हुए देश हैं या जो देशों जिनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, भारत उसमें एक सेतु के रूप में एक अपनी भूमिका निभा सकता है। और भारत का प्रतिनिधित्व और वर्तमान नेतृत्व इस बात की ओर भारत को अग्रसर कर रहा है कि आने वाले समय में भारत का क्या भविष्य होगा, भारत किस रूप में आगे बढ़ेगा, क्या शेप लेगा। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर, वर्ल्ड लीडरान जो हैं, वो जिस तरह से, जिस रिस्पेक्ट से, जिस आदर के भाव से और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, वो भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है। और प्रधानमंत्री भी बराबर कहते हैं, इस बात को रिपीटेडली कहते हैं कि मेरी ताकत क्या है, 130 करोड़ भारतीय ही मेरी ताकत है, मेरा आधार है। और ये मानना चाहिए हम सबको, हम सबके लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रतिनिधि या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां गए, इसलिए हर एक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है, सब उत्साह का क्षण है। जी बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस किस नजर से देख रही है इस यात्रा को? आलोचनाओं के उस पार यदि कांग्रेस भारत के दृष्टि से देखे तो पार्टी की क्या राय बनती है? देखिए, G20 का मीटिंग, ग्लोबल लीडर्स का जो जिस तरह से मीटिंग है, 20 देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी एक वजूद है, वर्षों से जो वजूद बनी है, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या इन कहें कि सामरिक दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा ये समूह है, ये सच है। और इस समूह में
इसकी स्थापना जिस तरह सब जानते हैं 1999 में हुई और 2008 से इसको जो है हर देश बारी बारी से एक साल के लिए इसकी अध्यक्षता लेते हैं। आज 2008 के बाद प्रोसेस में ये प्रक्रिया के तहत टर्न के तहत भारत को ये मौका मिला है। हम सबके लिए सच में गर्व का समय है। अच्छे एक विश्व के जो जितने लीडर्स हैं वो अगले साल हमारे देश में हों और वैश्विक स्तर पर भारत जो इतने वर्षों से 10 दशकों से जो प्रयास किया, जो आर्थिक उन्नति की, कहीं ना कहीं उसको एक पहचान मिली। आज इसमें बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारी सरकारों का योगदान है। भारत के प्रति जो एक वैश्विक दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना और उसका नतीजा आज है कि भारत का प्रधानमंत्री जब विश्व के किसी कोने में जाते हैं तो उनको एक अलग तरह की स्थिति से नवाजा जाता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि एक व्यक्ति को ये सम्मान मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को सम्मान है। वो तो और देश को प्रधानमंत्री सम्मान नरेंद्र मोदी एक स्वयं दिन में कहते नहीं हैं। मिलती है, वर्षों में मिलती है। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे हमारे साथी प्रवक्ता को मैंने देखा 2 मिनट में 20 बार जो शब्द उन्होंने यूज किया मोदी मोदी, 3 बार भारत का नाम लिया है, उसको उठा के आप देखिएगा। तो ये मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा मोदी नहीं है, मोदी से बड़ा भारत है। इसको हम सबको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाजपा कांग्रेस नहीं है, देश महत्वपूर्ण है और देश के परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग भी जो है उसी दृष्टिकोण से है। 2-3 मुद्दे जल्दी से मैं गिना देना चाहता हूं। आज जो दौर है, सच बात है, संकट का दौर वैश्विक स्तर पर है और उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आर्थिक संकट और मंदी का दौर चल रहा है। ये जितने ग्लोबल लीडर्स हैं और ग्लोबल जो देश हैं, इनको कहीं ना कहीं भारत और जो डेवलपिंग नेशन है, जिनकी इकोनॉमी डेवलप नेशन के बनिस्पत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है, उसके तरफ उनका इशारा है। अर्जेंटीना से लेकर के और ब्राजील तक, भारत से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक के देशों के साथ इनका एक अपना तारतम्य है। दूसरी बात, जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण यूरोपीय देशों का हुआ है और यूएस और ईयू और दूसरी तरफ रसा, ये अपने आप में एक राजनीतिक तनाव का भी वक्त है। इस समय इंडोनेशिया, भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील और ये सारे देश यदि मिलकर के एक नया कदम उठाएंगे, विकासशील देशों का एक समूह यदि विकसित देशों को ये बताने का प्रयास करेगा कि ये युद्ध जो है कारण नहीं, अंतिम रूप से शांति ही अंतिम रूप से देश के और समाज के विकास और राष्ट्र और विश्व के विकास का साधन होना चाहिए। हमारे लिए चुनौती जरूर रहेगी आने वाले समय में, जब हमारा चूंकि इस साल हम अध्यक्षता ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इसके अलावा जो है आपका टेररिज्म से जो पूरे विश्व में माहौल है, संघर्ष का जो पूरा विश्व का दौर चल रहा है, साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण इससे भी बड़ा मुद्दा है वो है डिजिटल डिवाइड का। आज वैश्विक स्तर पर डिजिटल डिवाइड है। डेवलपिंग नेशन चाहे जितनी बात कर ले, जी वही बात आप भी कह रहे हैं जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, यानी इसमें कहीं विवाद नहीं दिख रहा, जो मुझे सुकून दे रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बात देश का है। देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वहां की तस्वीरें, विवाद नहीं करना है। हाँ नहीं बिल्कुल, देश की तस्वीर जो वहां पर सामने दिखी और हमारे प्रधानमंत्री उसको नेतृत्व कर रहे थे वहां पर, वो तो वाकई सुकून देने वाली बात थी। तो खैर, रविंद्र सचदेव जी, विदेश मामलों के आप खास जानकार हैं और इस मामले में आप हस्ताक्षर भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री की बाली यात्रा और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसको हम भविष्य के भारत के लिए क्या क्या देख सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जो पिक्चर्स आई, जो सारे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, चाहे पॉलिटिकल एंगल से कहा, बट बेसिक बात तो है कि ये देश की वजन दिखाता है। जी। एंड एट द सेम टाइम आई विल से कि पर्सनालिटीज मैटर ऑल्सो। तो मोदी जी इज अ कैरिस्मेटिक, आउटगोइंग, क्रिएटिव लीडर। तो वो भारत का जो बेस बना है उसके ऊपर आइसिंग लगा देते हैं, ठीक है ना, भारत की छवि बनाने के लिए और भारत के रिलेशंस बनाने के लिए। एट द सेम टाइम हमारे देश पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जी, बट बात ये दुनिया में भी यही चैलेंजेस हैं। तो अब जो G20 की लीडरशिप भारत पे आई है, इसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। दुनिया को किसी तरह से अगर थोड़ा बहुत जितना की अपनी लीडरशिप के द्वारा कंट्रीब्यूट कर सके दुनिया में और अपने भी हित के लिए, राइट, क्योंकि अब अगले 1 साल में करीब 200 मीटिंग्स होंगी, मिनिस्टर्स की, वर्कशॉप्स की, ये वो अलग अलग ग्रुप होंगे, एनर्जी 20 और तो पावर्टी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, उन सब वर्किंग कमिटीज में भारत के पास अपॉर्चुनिटी है एजेंडा सेटिंग। वही जब आप ऑर्गेनाइज करो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या क्या टॉपिक होंगे, कैसे होंगे।
उसमें हम बहुत क्रिएटिव इनपुट्स ला सकते हैं और वो जरूरी है। पर दो चैलेंजेस, एक चैलेंज और एक सजेशन मेरा। सबसे बड़ा चैलेंज भारत ये होगा इन देशों को मिलाकर चलना। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में ये G20 भी बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इन सब देशों का कैसे आप तालमेल बना, जितना कंसेंसस बना करके जो प्रैक्टिकल चीजों पे जो कदम उठाने हैं उसके लिए तय हुआ। इसी के अलावा एक और चैलेंज होगा बड़ा चाइना को लेके, क्योंकि रशिया, अमेरिका और चाइना की जो वॉर हो गई है, अब ताइवान भूल जाइए, साउथ चाइना विकासवाद भूल जाइए, विस्तारवाद, व्हाटएवर, असली वॉर हो अमेरिका की कि चाइना को की टेक्नोलॉजी डिनाई करनी है। ओके, अगले 10 साल में AI, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटर वगैरह, कि चाइना उन टेक्नोलॉजीज में लीडरशिप ना ले जाए। उसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड्स, कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसके कोई स्टैंडर्ड बनते हैं। एंड्रॉइड का स्टैंडर्ड है, एप्पल का स्टैंडर्ड है। अब दुनिया भर में एंड्रॉइड वाला स्टैंडर्ड चलेगा चार्जर या एप्पल चलेगा, वो वॉर है इस समय अमेरिका चाइना की। तो ये वॉर जो है, और जो अभी जैसे अजय बात डिजिटल आइडिया, सारा कुछ, ये सारा कुछ इस G20 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी, क्योंकि अमेरिका एंड वेस्ट विल पुश टेक्नोलॉजी के अप्रोच एक तरह से, चाइना विल पुश अदर तरीके से। ये चाहेंगे कि ऐसा आउटकम जितने G20 की टेक्नोलॉजी के आगे जो फ्यूचर डिफाइन करा जा रहा है, वो ऐसा फ्यूचर हो जिसमें चाइना की इन्फ्लुएंस या रोल ज्यादा ना हो पाए। तो भारत को ये दो चैलेंज, रशिया को जो अमेरिका और नेटो दुनिया से हुक्का पानी बंद करके दरवाजे के बाहर बैठा रहा है, राइट, और सेकेंडली चाइना अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें हमारी क्रिएटिव हम ज्यादा कर सके। कोई भी होता उसको चैलेंज, बट हमारे पास एडवांटेज, हम देश है, गांधी के, बुद्ध के, विवेकानंद जी के, टैगोर के, तो हमारी एक बड़ा वजन आता है। लास्ट एक क्विक पॉइंट में कहूंगा, हम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वासुदेव कुटुंब कहते हैं, मोदी जी ने कहा अभी ये युग युद्ध का नहीं है। मेरा विचार ये, और मैं काम होता मैं कह रहा हूं ये आपकी बात है, अगर ये युग युद्ध का नहीं तो खींचना, भारत को भी ये बताना है ये युग है जियो और जीने दो का। इंसान इंसान को, देश देश को, और इंसानों को मदर अर्थ के साथ भी। क्लाइमेट चेंज आप मदर अर्थ जीने देखिए, अगर आप क्लाइमेट को भी जीने दोगे तो हमें, मेरे विचार से, अपनी दुनिया में जो लीडरशिप और हमें बढ़ानी है, बियॉन्ड सेइंग कि ये युद्ध का नहीं, मान लिया अब है किसका, आगे और सोल्यूशन दो। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि दुनिया जियो और जियो और जीने दो, बात सही है। और लेकिन प्रतिस्पर्धा की जगह जहां युद्ध की स्थिति आती है, ऐसे में संकट और गहरा जाता है। खासकर अभी जो आप देख रहे हैं, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, और इस तरीके की कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस हैं, तो वो अपने आप में कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। ऐसे में विजेंद्र, जो पिछले कुछ महीनों से जो तस्वीरें बदली है रूस यूक्रेन युद्ध को की नज़र से हम यदि देखें, उसके बाद जो दुनिया में जिस तरीके से संकट गहराता चला जा रहा है, वैसे में G20 समिट कितना मददगार साबित हो सकता है, और भारत की एक भूमिका उससे बड़ी प्रबल नजर आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर पीएम ने जो कहा है कि यूएन की महत्ता और इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हुई है, और खास तौर पर कहा जाए कोविड-19 के बाद से जो यूएन का जो रोल चाहिए वो हुआ नहीं है। और यही नहीं, दुनिया को एक चाहिए था, चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग है, इस जंग में यूएन का एक बड़ा रोल होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का दिखाई नहीं दिया। तो जाहिर तौर पर पीएम ने जो स्पीच भी दिया है और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि, और बताया जा रहा है कि G20 एक यूएन का एक कहा जाए कि एक उसका समकक्ष बन सकता है। और G20 के जो तमाम 20 बड़े देश हैं, और इसमें पूरे वर्ल्ड के कहा जाए कि जो वैसे मुल्क हैं जो कि पूरी विश्व की राजनीति की दशा और दिशा तय कर देते हैं, तो जैसे में कोई शक की बात नहीं कि यूएन का रोल के बदले अब G20 उस रोल को प्ले कर सकता है। ये बड़ी बात है, और इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि नेक्स्ट यानी कि G20 जब 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा, तो भारत की पहल यही रहेगी, यानी कि मोदी की पहल यही रहेगी कि G20 को एक बड़ा मंच बनाया जाए, और इसके ये पूरे विश्व को साधने की कवायद की जाए। और यही नहीं, इसके जरिए जो बात का जिक्र किया है आपने रूस और यूक्रेन की जंग का,
तो ये बात तो तय है कि इस जंग ने पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है और खास तौर पर कहा जाए कि यूरोप में एक नया रीअलाइनमेंट जो हुआ है, ये एक बेहद अहम बात है। और यूरोप और यूएस कहा जाए पूरा एकजुट है। लेकिन ये बात भी एक अहम है जो कि मैंने खासतौर पर इस G20 में ऑब्जर्व किया है कि इस मंच को अमेरिका और यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं जो G20 के सदस्य हैं, वो चाह रहे थे कि इसको रूस के खिलाफ एक मंच और माहौल के तौर पर यूज किया जाए। लेकिन भारत की जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग रही है, वो पूरी तरह से कहा जाए कि इस चीज को चेक किया है और इसमें चीन ने भी सपोर्ट किया है। तो इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि सब मान रहे हैं, विश्व के जो भी मुल्क हैं सब मान रहे हैं कि इस तरह का जंग जायज नहीं है। और यही नहीं, पीएम ने जो बात कही है उसका ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी खासतौर पर जिक्र है दैट इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये जंग का युग नहीं है। और इसकी पहली शुरुआत पीएम ने उस वक्त की थी जब संघाई शिखर संगठन में जो पीएम मोदी और पुतिन के बीच में जो टॉक्स हुई थी, टॉक्स में शुरुआती दौर में ही, यानी कि जो जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई तो पीएम ने यहीं से शुरू की कि ये जंग युद्ध का नहीं है, ये कहा जाए कि युद्ध का नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि रूस और यूक्रेन के जंग ने पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में, हर तबके पर जरूर पड़ा है। तो इससे बाहर आना एक विश्व के जितने भी तमाम बड़े मुल्क हैं, खासतौर पर कहा जाए कि G20 एक बड़ा एक संगठन भी है और विश्व के जो तमाम बड़े मुल्क इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी अब यही बनती है कि इस तरह की विभीषिका से बाहर आए और पूरी दुनिया को एक विश्व कल्याण, जन कल्याण के लिए लगाया जाए। ये एक बड़ी बात होगी। और मेरा मानना यही है कि नेक्स्ट ईयर जब 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन किया जाएगा, उस दौरान भारत इस कवायद को, इस पहल को जरूर आगे बढ़ाएगा। ठीक। धनंजय जी, दरअसल जब हम बात करते हैं शांति की, जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जब हम बात करते हैं कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हम करें, ऐसे में एक बड़ा हर्डल चीन है और अमेरिका भी समय समय पर स्टैंड चेंज करते रहता है। रूस और भारत की मैत्री बहुत पुरानी रही है और भारत रूस के साथ हमेशा खड़ा दिखता रहा, रूस भी भारत के साथ हमेशा खड़ा दिखता रहा है। चैलेंजेज हैं क्योंकि जब महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं किसी देश के नेतृत्व को और जहां लगता है कि हम ही हम हैं, दूसरे में क्या दम है, ऐसे में चुनौतियां भी बहुत होती हैं। भारत की भूमिका इसमें अहम मानी तो जा रही है, लेकिन कितनी सफलता मिल पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजय जी, सवाल तो कई खड़े होंगे और समय पर उनके जवाब भी दिए जाएंगे। जी, चाइना की चमक जो है कुछ फीकी पड़ी है और विश्व के मानचित्र पर जहां दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, वहां किसी देश के नेता का वर्ल्ड लीडर के तौर पर खड़ा होकर कहना दिस इज नॉट टाइम ऑफ वॉर, उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और जो विकासशील देश हैं या जो विकसित देश हैं, कोई श्रद्धा के भाव से, कोई सम्मान के भाव से, कोई आस और विश्वास के भाव से हमारी तरफ देख रहा है, तो हमारी महती भूमिका है और हमारा वर्तमान नेतृत्व तो सक्षम है उस भूमिका में को सातत्य प्रदान करने के लिए, उस भूमिका को जीने के लिए, उस भूमिका को सत्य बना देने के लिए। और भारत की जो साख है डे बाय डे बढ़ती है और आप शांति की बात तभी कर सकते हैं जब आपके पास शक्ति का संग्रह हो, जब आपके पास शक्ति हो हर तरह की। इसीलिए आज के डेट में हम लोग प्रधानमंत्री जी ने जो तमाम तरह की चीज़ों पर जोड़ दिया है कि भाई टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से जोड़ दे रहे हैं, जिस तरह से आत्मनिर्भर होने पर जोड़ दे रहे हैं, जिस तरह से हम अब डिफेंस में एक्सपोर्ट का भी करने लगे हैं, तो धीरे धीरे भारत पहले भी जीडीपी में बहुत लंबा योगदान 32% तक का योगदान दिया भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है, भारत ने दुनिया को सिखाया है। भारत की सोई हुई अस्मिता को जगा देना है। जो राख ठंडी पड़ी हुई उसके नीचे जो स्वाभिमान है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो गौरवपूर्ण अतीत है, उसको वर्तमान में जगा देना है। और वो तभी जगता है संजय जी, आप भी जानते हैं, जब कोई वैसा नेतृत्व खड़ा होता है जिसके प्रति लोगों को श्रद्धा होती है, जिसके प्रति आस और विश्वास होता है। ठीक है, ऐसा पहले भी नेतृत्व रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो डिकेड हम लोग जी रहे हैं उस कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक अप्रतिम व्यक्तित्व हैं जिनके नेतृत्व में भारत ही नहीं पूरा विश्व खड़ा होने के लिए तैयार है, सज्ज है। और मुझे पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भाई रशिया यूक्रेन
यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, या जो जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियां बदल रही हैं, या ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, टेक्नोलॉजिकल वार, या बहुत तरह की परेशानियां, या जिस तरह की विभीषिका से अभी हम गुजरे हैं कोविड काल में, और तुरंत उसका वैक्सीन निर्माण करके तुरंत उसकी आपदा का प्रबंधन किया गया, और जो छोटे देश थे जिनको सक्षम नहीं थे बनाने में, उनकी भी मदद की गई। और खाद्यान्न के जो संकट अपने यहाँ, तो मतलब खाद्यान्न के संकट जब पूरी दुनिया में है तो 80 करोड़ लोगों को यहाँ भी देना और अगल बगल के मुल्कों में भी दे देना, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और बहुत बड़े सोच का परिचायक है, जो आने वाले समय में हमको लगता है कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेगी, हम असरो, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। हमारे साथी कह रहे थे कि आपने बहुत बार नाम लिया, तो भाई मैं तो बहुत कम नाम ले रहा हूँ, पूरी दुनिया जब नाम ले रही है, जब वर्ल्ड लीडर पीछे से घूम के आते हैं कि भाई आपसे मैं हाथ नहीं मिला पाया, और हाथ मिलाते हैं जो दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, तो फिर उस वैसे में एक जेन्युइन बात बनती है कि हाँ, उस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भारत को नहीं पूरी दुनिया को लेकर चलने का सामर्थ्य है, मादा है। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जिन राष्ट्रों के आपने नाम लिए वो सब हमारे साथ खड़े होंगे। भारत जब अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मबौद्ध से, अपने गौरव के साथ खड़ा हो जाएगा तो दुनिया में अनूठा उदाहरण पेश करेगा और दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनेगा। ठीक, अजय उपाध्याय जी, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने समय में योगदान दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दो प्रधानमंत्री के बीच तुलना हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मामला विदेश का होता है और जहां पर नीतिगत मामले होते हैं। और ऐसे में यदि मौजूदा लीडरशिप की बात करें तो कुछ तो एक अलग सा असर दिख रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज नजर आते हैं, जो सम्मेलन में जिस तरीके से A storm brewing here tonight in many senses. दृष्टिकोण से आपने बड़ा अच्छा साक्षात्कार जो आपका एक कार्यक्रम है उसके तहत हस्तक्षेप के तहत ही आपने ये कार्यक्रम रखा है। और चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं चाहता हूं कि एक सफल चर्चा हो, तार्किक चर्चा हो। व्यक्ति विशेष के गाथा के लिए तो बहुत समय है और दिन भर समय मिलता रहता है, रात दिन लोग करते ही रहते हैं, भक्ति अंधभक्ति तो चलती ही रहती है देश और समाज में, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में चूंकि ये बड़ी एक जिम्मेवारी है हमारे लिए, ये सिर्फ अवसर नहीं है, हमारे लिए अवसर के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। और ये जो समिट होगा, ये जो एक साल हमारे लिए है, सम्मान का भी है, स्वाभिमान का भी है, आत्मचिंतन का भी है, आत्मबोध का भी है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे जो चीजें होंगी उसका वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा और भारत की इमेज विश्व में बनेगी। ये हमें ये देखना होगा कि हमें अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस पे बहस होनी है और कई मीटिंग्स होनी है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। चूंकि लोगों का जिस तरह से शुरुआत हुई और वहीं पे जिस तरह से अपनी संकीर्णता दिखाने का भाजपाई मित्रों ने ख्याल रखा, दिखा, जिस तरह कमल के फूल और उस फूल का आप अभी सार्थक चर्चा की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद हस्तक्षेप करना जरूरी है, हस्तक्षेप जरूरी है। तो मैं भी तो हस्तक्षेप कर रहा हूँ, मैं आगे से इशारा कर रहा हूँ कि इतने बड़े अवसर को हम अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण गंवा न दे। मेरा ये सिर्फ संशय है। हमने भारत की दृष्टि से आपसे बात की है, हमने बीजेपी की दृष्टि से आपसे सवाल नहीं किया है। नहीं, मैं आप एक विरोधी दल हैं और हम इस पे ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर कोई विरोध और पक्ष नहीं, लेकिन जो सत्य है और प्रेगमेटिज्म जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो प्रेगमेटिज्म है उसको हमें रखना होगा। हमने क्या हासिल किया, हम कहां कैसे हाथ मिलाए, कौन हमसे हाथ मिलाया, कौन खाने पर से उठकर पीछे मुड़ करके और जाकर के किसी से हाथ मिलाया, उससे न चाइना का राष्ट्रपति बड़ा हो गया, न भारत का प्रधानमंत्री छोटा हो गया, न अमेरिका का प्रधानमंत्री बड़ा होगा, न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री छोटा हो गया, ये मैटर नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिप्लोमेसी और कूटनीति एक मुद्दा है, राष्ट्रीय हित सबका अपना मुद्दा है और राष्ट्रीय हित पर ही कोई भी बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आप जाते हैं तो आपकी हैसियत आपके देश के हैसियत से मापी जाती है, व्यक्ति के हैसियत से नहीं मापी जाती है। और आपके व्यक्तित्व की पहचान जो है कहीं ना कहीं उस भारत के व्यक्तित्व के से होती है। और भारत हमारा इतना समृद्ध, सार्थक
वर्षों से ये इस लेवल पर आया है। मैं ये बार बार बोलना चाह रहा हूं, भारत को यदि ये नेतृत्व और अध्यक्षता मिली है तो हमें इस अवसर का लाभ कैसे उठाना है, इस पर मैं आपसे 2 मिनट जल्दी से बताइए ना। इसी पर तो मैं जानना चाह रहा था, आप घिर गए थे पुरानी आदतों के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के बीच। उत्तर दक्षिण नहीं, चूंकि हमारे साथी ने ये बात कही इसलिए मुझे कहना, मैं नहीं जाना चाहता जी, जल्दी लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी दादी विद्वान साथी हैं, गिरी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कटाक्ष किया। काम की बात करें। उत्तर दक्षिण, इसमें जो बहुत सारे देश हैं उत्तर दक्षिण वाले देश हैं। उत्तर के जो समृद्ध देश हैं और दक्षिण के जो विकासशील देश हैं, इनकी एक बड़ी एजेंडा है। और ये 20 जो है 20 जो देशों का संगठन है, इसमें दक्षिण के देशों को एक अवसर है, उस अवसर को कैसे आपस में मिलकर के साउथ और नॉर्थ का जो डिवीजन है उसको कैसे हम दूर करें, और नॉर्थ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का हो या वैश्विक प्रदूषण का हो या गरीबी और असमानता का हो, इन मुद्दों पर हम कैसे इनसे लाभ लें, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। आईटीसी सबसे बड़ा एक मुद्दा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, ऊर्जा सुरक्षा उससे भी एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम कैसे भारत, और सिर्फ भारत नहीं, भारत के साथ जो वो सारे देश, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे देश कैसे एक साथ समन्वित होकर के काम करें। हाँ, साउथ दक्षिण वाले को के साथ उत्तर वाले को भी हमसे जरूरत है। उत्तर को हमें एक व्यापक बड़ा मार्केट उनको मिल रहा है, वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ड्रिवेन है। ये आर्थिक, एक तरह से आर्थिक समूह भी है, मुख्य तौर पे आर्थिक समूह ही है। तो उनको हमसे जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ के बदले जो टेक्नोलॉजी हमको मिल जाती, हमें जो ये बार बार जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमको लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाता, और वैश्विक स्तर पर टेररिज्म के जो मुद्दे हैं और उस पर जो अमेरिका का या डेवलप नेशन का जो दृष्टिकोण है, भारत जैसे देश की आंतरिक सुरक्षा का जो प्रश्न है, उस पर हमें कैसे वो साथ दे, ये मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास और फिर आऊंगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है अजय जी, और आपके विचार और मैं सुनूंगा, लेकिन काम की बात ही हो भारत की दृष्टि से, क्योंकि जब अवसर आता है, चुनौती और अवसर दोनों साथ साथ है। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वसनीयता की, आपस में जो सद्भाव का वातावरण है, उसमें काफी ह्रास होता हुआ भी नजर आया। ऐसे में चुनौतियां बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से चेंजेज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन आ रहे हैं, और तमाम ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें या बदले हुए युग जो दुनिया का है, चाहे इंटरनेट वर्ल्ड में क्या क्या ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए, वो सब भी एक अपने आप में अपने चैलेंज है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो भी जाती है, लेकिन थोड़ी कंजूसी भी बरती गई है। तो क्या होगा आगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हस्तक्षेप जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। उकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ। हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। मैं बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की बात बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ोगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। अटल जी ने मुझसे कहा था, ये काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर।
जी हाँ, भारत के सिर पर ताज तो सज गया, अवसर भी मिले हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं क्योंकि विश्व की चुनौतियां हैं। बहुत सारे कॉमन चैलेंजेज होते हैं जिसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक युग है लेकिन ये वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में कई सारे चैलेंजेज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर ट्रांसपेरेंसी की बात तो होती है पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन नहीं पाता है। ऐसा क्यों? सचदेवा साहब, आपकी बारी आ गई है, जरा समझाइए। चैलेंजेस के साथ यदि ट्रांसपेरेंसी ना हो दुनिया के देशों में, जो ग्रुप है G20 देशों में, वहां पर जब विश्वसनीयता का संकट होता है तो ऐसे में कहीं न कहीं भ्रम की ज्यादा स्थिति होती है। तो क्या हो आगे? बेसिक क्वेश्चन है वही, ट्रस्ट कैसे करें। आप सही कह रहे हैं, और मेरे विचार से मैं घुमा के फिर वही आ जाऊंगा, जब तक हमारी इस दुनिया में एक लॉन्ग टर्म है, जियो और जीतो की कल्चर नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे और जियो जीती वो भी बहुत लंबा रहेगा। पर उसका हमारा एक सोल्यूशन जो हम पुश कर रहे हैं, सोल्यूशन कि जितने स्कूल्स हो दुनिया भर में, जितने बच्चे हों, सबको 5 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक कंपल्सरी कोर्स हो, लिव एंड लेट लिव पर, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर अदर। जब ये बच्चे एडल्ट होंगे तो इनमें से कम कुछ कम होंगे जो कि रेडिकलिज्म, वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म पे जाएंगे। कुछ तो जाएंगे, पर कब जाएंगे? एनीवे वो लॉन्ग टर्म बात। कमिंग टू द शॉर्ट वन हियर, नॉर्थ साउथ की डिवाइड, एब्सोल्युटली यस। नॉर्थ मीनिंग जो अमीर देश कहलाते हैं, साउथ मीनिंग जो गरीब देश कहलाते हैं, सो कॉल्ड। डेफिनेटली उनकी कॉम्पनसेशन बहुत बड़ा फैक्टर इस समय क्लाइमेट चेंज, राइट? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो अमीर देश हुए, इन्होंने तो खूब तेल जलाया, कोयला जलाया, लकड़ी जलाई, प्रदूषण पैदा करी और इंडस्ट्रियलाइज हो गए, ठीक है। अब ये समृद्ध देश हैं और अब ये कह रहे हैं हमको कि भाई आप ना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ये वो। पोल्यूशन तो इन्होंने ज्यादा क्रिएट की दुनिया में, जो क्लाइमेट आ चुका है। तो उसमें जस्टिस की बात है और उसमें फिर पैसे की बात है, क्लियर बॉटम लाइन। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता रहेगा इस G20 में, अगर भारत सॉल्व करवा सके अगले 1 साल, राइट? दूसरी बात सप्लाई चेन की, और ये कोडेड वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है अगेंस्ट चाइना। ओके, जो ये बात हो रही है सप्लाई चेन रेसिलिएंट हो, सिक्योर हो, इन द फ्री वर्ल्ड हो, फ्री एंड ओपन हो, ये कोड है टू बॉयकॉट और रिड्यूस चाइना। पर ये बहुत मुश्किल होता है, चाहे प्रयास सब कर। पिछले 1 साल में अमेरिका का ट्रेड विद चाइना हैज गॉन, भारत का ट्रेड विद चाइना इस 9 महीने में कंपेयर टू पिछले 9 महीने 15% बढ़ा है। हम 1 बिलियन में पहुंच गए। चाहे हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि हम चाइना से कट रहे हैं, हम नहीं कट पा रहे, हम बढ़ गए हैं, अमेरिका भी बढ़ गया। तो ये हेडेक्स है, चैलेंजेस हैं, यस, पर इसी रास्ते जाना है, रास्ता ढूंढना है। ये तो भारत स्पेसिफिक बात हो गई, बट जनरली बात फिर वही आएगा G20 के संदर्भ में कि ये जो G20 के वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, ये करीब 200 मीटिंग्स होती हैं इनकी पूरे साल भर में, लेवल्स के अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स, एक्सपर्ट्स, ये वो, और फिर ये पूरा बनाते जो रिजर्व गवर्नमेंट भारत के जो, जैसे जितेंद्र बता रहे थे, साल 9-10 सितंबर को एनुअल मीट हो। तो इन डिस्कशंस में इसका कॉम्पनसेशन, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और पैसा, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्लाइमेट चेंज को, सप्लाई चेन्स को, स्टैंडर्ड्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स ऑफ द फ्यूचर। जहां तक बात रही आतंक की, उसमें एक बड़ा वो है, डायकॉटमी है। ठीक है, आतंक को सब मानते हैं, पर कहने को अगर कहें तो मानो इस्लामिक रेडिकलिज्म एक बड़ा आतंक का, सारे ये मानो, पर मानो इस्लामिक ज्यादा दिखता है कई बार। उसमें हमारा भारत आतंक पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, या तो इस्लामिक, या अब बढ़ रहा है बाय द वे पाकिस्तानी एलिमेंट ऑल्सो, हमें बहुत चिंता है। अमेरिका के लिए टेरर है व्हाइट टेरर। बाइडन ने जब वोट किया था, बाइडन ने कहा था कि हमारे देश का इस समय प्रॉब्लम है व्हाइट रेसिज्म, एक्शन कैसा का HDHMR बोर्ड से अमेरिका जब देखता है आतंक को, अमेरिका ये देखता है उस एंगल से, हम देखते हैं किसी दूसरे एंगल से। तो इसमें कुछ कॉमनैलिटी लाना, ताकि आतंक को, ओके, पहली बात तो आतंक की डिफाइन म्यूचुअल नहीं हो भाई, आपका आतंकी फ्रीडम फाइटर,
ओके, यूएन में बट स्टिल इन टेरर नेटवर्क या जो भी पॉइजन फैलाते हैं किसी सोसाइटी में, उनको कैसे करा जाए, उनकी फाइनेंसिंग को कैसे ट्रैक किया जाए, बंद किया जाए, एक्सेट्रा, वो G20 की आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो, बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इत्यादि के वो मैकेनिज्म्स में आएगा। हालांकि वो एटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं आपके पास फिर आऊंगा रॉबिन सचदेवा साहब। कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा सा अपने पीसीआर से आग्रह है कि आपके नेटवर्क को चेक करें। विजेंद्र, समझने की जरूरत इस बात को लेकर है, हम अपने राष्ट्रहित की बात यदि हम करें, जिस चीज का शिकार भारत होता रहा है उसमें आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद को लेकर पहले विचार अलग अलग दृष्टिकोण से होते थे, लेकिन अब ज्यादातर देश स्वीकारने लगे हैं। तो भारत की कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि हमारी बात लोग अब समझने लगे हैं। लेकिन चीन की यदि हम बात करें, जो पल पल में अपने स्टैंड को चेंज करता है, शांति की बात तो करता है, शांति पर मोहर लगाने की बात भी करता है, पर युद्ध की नज़र से ही बात करता है। रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध अभी जारी ही हैं। इस बीच ये युद्ध का युग नहीं है, ये तो अच्छी बात है, पर ये युद्ध का युग नहीं है, इस पर दिल से मोहर लगाना एक बड़ा कठिन कार्य लग रहा है। तो ऐसे में भारत किस तरीके की भूमिका निभा सकता है? पहला, अब भारत के अपने हित में, हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन ने 3000 वीजा देने पर अनुमति दे दी है, एक अच्छी बात है। एक बॉडी लैंग्वेज की जब बात हम करते हैं तो कितना कन्विक्शन दिखता है हमें ऐसे G20 समिट के जरिए। देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यह है कि G20 की महत्ता क्या है, और वाकई क्या G20 में जो तमाम मुल्क हैं, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, ये तमाम बड़े बड़े जो मुल्क हैं, वाकई जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी कहाँ तक वो मदद कर पाएंगे और किस लिहाज से करेंगे, पहली बात हुई। और दूसरी, कहीं G20 के लिए एक चुनौती भी है, एक कंसर्न भी है कि G20 में जो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका और यूरोप के जो तमाम मुल्क, इसको पूरी तरह से हाईजैक नहीं करें। तो 2023 में जो भारत में G20 सम्मेलन किया जाएगा, इसमें भारत के लिए एक कंसर्न भी है, चुनौती भी है। इसी लिहाज से पीएम ने कल एक बयान भी दिया है कि G20 में जो विकासशील देश हैं, जो उन लोगों की बातों को भी तवज्जो 2023 में जब भारत में किया जाएगा तो वो दिया जाएगा। तो एक बड़ी बात तो ये है। लेकिन जहां तक टेररिज्म की बात कही है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि टेररिज्म पर एक आम राय तो बनी है, लेकिन स्टिल भारत का एक कंसर्न ये रहा है कि यूएन में एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म ये लाया जाए। इसको अभी तक विश्व के पूरे जो मुल्क हैं, खासतौर पर यूएस कहा जाए, यूरोप के जो मुल्क है, चाइना है, इस पर सपोर्ट नहीं किया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि टेररिज्म को लेकर राय भी अलग है, और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अभी भी है, पहली बात हुई। और दूसरी, जहां तक चीन की बात है, चीन ने हर इस तरह के जो भी कवायद हुई है कि जो भी टेरर ग्रुप्स है, टेरर आउटफिट्स है या टेररिस्ट हैं, उन पर यूएन के तहत उस पर बैन लगाया जाए, चेक लगाया जाएगा, उसको चीन ने हर बार पूरी तरह से धाराशायी किया है। तो चीन किस तरह से मूव कर रहा है और करेगा, ये बेहद अहम है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत हर तरह से यही चाह रहा है कि टेररिज्म चाहे किसी भी तरह का हो, किसी मुल्क में हो, किसी फॉर्म में हो, उसको हर तरह से चेक किया जाए। और इसमें कोई शक की बात है कि 2023 में जब भारत में G20 का आयोजन किया जाएगा, उस दौरान काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और भारत ने की तरफ से एक और भी कवायद होगी कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और हेल्थ फॉर ऑल, ये G20 के जो बड़े मुल्क हैं उन लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो छोटे मुल्क हैं, जो विकासशील हैं, उनके लिए एक हेल्थ फॉर ऑल एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें भारत भी है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत की एक समावेशी एक जो आइडिया है, जो पहलू है, जो कवायद है, वो इसमें G20 जो 2023 में होगा उसमें किया जाएगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार अभी जो G20 सम्मेलन संपन्न हुआ है, उसमें भारत ने अपने नेक्स्ट ईयर अपने देश में होने वाले G20 सम्मेलन की एक पृष्ठभूमि तैयार की है, एक बैकग्राउंड तैयार किया है, और जो तीन जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर भारत की कवायद यही होगी कि नेक्स्ट ईयर जब G20 भारत में हो तो उनको जो G20 के जो 20 देश हैं उनको लामबंद किया जाए अपने एजेंडे के तहत। लेकिन ये कितना कारगर होगा, कहां तक अमेरिका, यूरोप के जो मुल्क है ये साथ देंगे, ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल अजय जी, दरअसल जो हमारी अपनी चुनौतियां रही हैं
उसको एड्रेस प्रधानमंत्री ने हालांकि तो किया है, लेकिन वैश्विक मंच पर उन्होंने ये बात भी कही है कि विश्व के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और उस पर हमें प्रायोरिटी में क्या क्या डिसाइड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी तब बन जाता है कि जबकि एक चरित्र की जब हम बात करते हैं, वैसे में सहमति तो बनाई जाती है, पर उन सहमति के बाद जो उनके अपने अपने एजेंडे होते हैं वो प्रभावी होने लग जाते हैं। जो विकसित मुल्क हैं, जो डेवलप्ड मुल्क हैं, यूरोप के या अमेरिका की बात कर लें, चीन की बात कर लें, यहाँ से बहुत सारे बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। बेशक इतने सारे समिट तो होते हैं, स्वीकारोक्ति भी होती है, पर बाद में फिर वही ढाक के तीन पार। अच्छा बात मित्रा जी, आपके द्वारा जो ये चर्चा हो रही है और इसमें सच बात है, जो रिजल्ट यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है वैश्विक मंच पर यदि इन बातों का वो अपने स्तर पर जो ध्यान देते तो शायद और ज्यादा गति से प्रगति होती इन सारे चीजों में। और आपने सही कहा कि ढाक के तीर पात कई बार रह जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। अब चाइना और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सबको पता है, अभी किस परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं। उसके बावजूद इस ग्रुपिंग के माध्यम से एक अवसर जरूर मिलता है कि कॉमन मुद्दों पर, जो वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं, उन पर हम कम से कम सहयोग का या संभावनाओं की तलाश करें। उसी तरह रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण यूरोपियन यूनियन का क्या हाल है, पूरा विश्व देख रहा है। जिस तरह से परमाणु युद्ध की परिस्थितियां और विभीषिका अभी सामने आ रही है, एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ विश्व बढ़ रहा है। यदि ऐसी चुनौतियों के बीच आर्थिक मोर्चे पर और सामरिक मोर्चे पर यदि रूस और यूरोपियन यूनियन एक साथ किसी मंच पर आने की परिस्थिति में है, तो G20 उसका एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। अमेरिका और बाकी देशों के जो अपने संबंध हैं, और ऑस्ट्रेलिया और जो क्वेड का हमारा जो रिलेशन था, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ एड्रेस करने का उन मुद्दों को हम ला रहे हैं। टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है, परमाणविक प्रसार के मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं, वैश्विक शांति कैसे स्थापित हो आज विश्व के लिए बड़ी चुनौती है और G20 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन मुद्दों पर कम से कम एक बैठने का, संवाद का, डायलॉग का मंच तो ये दे रहा है। हाँ, आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह से 85% GDP इन देशों से ही मिलकर के विश्व का बनता है, जिस तरह 75% जो है वैश्विक व्यापार इन्हीं देशों के बीच होता है और 2/3 जनसंख्या इन्हीं देशों के बीच रहती है, मैं मानता हूं कि विश्व का सबसे समृद्धशाली, सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक तरह से डेमोक्रेटिक मंच हो सकता है यदि इसका सदुपयोग किया जाए। शक्तिशाली धन में भी, शक्तिशाली सामरिक क्षेत्र में भी, सैन्य में भी, और शक्तिशाली बहुलता जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी। हाँ, विविधता भी है, कई जगह तानाशाही है, कई जगह डेमोक्रेसी है, विचारों की भी विभिन्नता है। उनमें हम कैसे एक समन्वय का रोल अपनाएं, भारत के लिए भी अपने आप में एक बड़ा अवसर है, हमें उस पर दिखना चाहिए। और भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के जो रणनीतिकार हैं, भारत की जो पौराणिक वैचारिक प्रतिबद्धता है, इन वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर भारत की सदैव से एक पहचान रही है। याद कीजिए, जब भारत की स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब भी यूनाइटेड नेशन जब बना था 1945 में हमें मेंबर उनको बनाना पड़ा था, क्योंकि हमारी ताकत को समझते थे वैश्विक स्तर के लोग। 61 में जब बेलग्रेड सम्मेलन हुआ, विश्व में एक तीसरी एक बड़ी ग्रुपिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज तक यूनाइटेड नेशन के बाद उतने संगठन देशों का संगठन कोई नहीं है। आज भी नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत को एक अलग पहचान मिली। कॉमनवेल्थ में भी 56 देशों का जो संगठन है, उसमें भी भारत अपना एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि भारत की एक आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसका कहीं ना कहीं लाभ हम वैश्विक स्तर पर देते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। विश्व जिस तरह से नॉर्थ से साउथ और उत्तर से दक्षिण का ये पूरा जो दौर चल रहा है, उसमें मल्टीकल्चरलिज्म और सिर्फ भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संस्कृति के दृष्टिकोण से, सोच के दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं बहुलता के दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसके अनुरूप भारत रिप्रेजेंट करता है। जोको विडोडो जो वहां के अभी इंडोनेशिया के अभी जो अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने क्लियर कहा कि सभी देशों को जिम्मेवार होना चाहिए और युद्ध के प्रति जो है अपनी आसक्ति को छोड़नी चाहिए। विश्व में शांति होगी तभी इन समूहों का भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। और G20 इसी के उद्देश्य को लेकर आगे अभी बढ़े। अभी चुनौतियां बहुत बड़ी है संजय जी, इन चुनौतियों का सामना करना सभी देशों के लिए जरूरी है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये वैश्विक शांति का प्रश्न, वैश्विक शांति का प्रश्न है। और शांति स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है, तब जबकि परमाणु युद्ध की बात भी समय समय पर की जाती है ऐसे देशों के जरिए जहां से कि फिर लगता है कि शांति खतरे में है। धनंजय जी,
क्योंकि देखिए बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकल कर आती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत लगातार प्रयास भी कर रहा है और प्रधानमंत्री ने हमेशा शांति की बात कही है और इस युग में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इस पर जोर भी दिया है और उस पर एक आम सहमति बनती भी नजर आई है। पर चीन जैसे मुल्क जिनका चरित्र पर हम विश्वास उतना नहीं जता पाते हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब भी हमने भरोसा किया हमें धोखा मिला। और जब हमारे वर्तमान इस दौर में भी चीन पर हमने एक उम्मीद जताई थी तो उसका एक आक्रामक रवैया दिखता रहा, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति उसकी दिखती रही। तो जब तक बड़े बड़े मुल्क अपनी इन बातों को लेकर दिल से सहमत नहीं होंगे फिर प्रयास अधूरे ही रह जाते हैं और उसको लेकर फिर दुनिया में भी आशंकाएं जन्म लेने लग जाती है। भारत की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है, एक पहल अच्छी हुई है, एक सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन भारत के हित में और जिस तरीके से चुनौतियां भी सामने है उससे कैसे पार पाया जाएगा? देखिए, चुनौतियों के बीच में जो मार्ग का सृजन होता है वहीं से नेतृत्व खड़ा होता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। बाधा विघ्नों के बीच में, चुनौतियों के बीच में जो काम कर पाता है, जो नई चीजों को खड़ा कर पाता है, वही वह लीडर बन पाता है, वही दुनिया को दिशा और दशा तय कर पाता है। भारत पहले भी था और आगे भी बनेगा। सबसे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना, और जब अवसर आया है तो उसको सुअवसर में परिवर्तित करने का भारत प्रयास करेगा और मुझे लगता है कि करेगा भी। हम लोग उस जगह पर भी पहुंचेंगे जहां दुनिया वर्ल्ड युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया, वहां पर भारत शांति का संदेश दे रहा है। और भारत की जो छवि है, भारत की जो इमेज बनी है वो इस तरह की बनी है कि भारत कहीं किसी को कुछ कह रहा है तो लोग सुन रहा है। आज भारत सबसे आंखों में आंखें मिला करके विश्व के महाशक्तियों से बात कर रहा है और भारत कुछ बोल रहा है तो सुना जा रहा है और दुनिया उसको सुन रही है, उसका मनन कर रही है। और सब आप उठा करके देखिए, जो विकसित देश है, आज विकासशील देश है, सबों के हमारे प्रति श्रद्धा है, सबों का हमारे प्रति विश्वास है कि हाँ भाई, भारत अगर कुछ कह रहा है तो सबके हित की बात कर रहा है। क्योंकि हम शुरू से पहले से भी वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का जाप करते रहे, तो दुनिया जानती है कि हम विश्व को एक बाजार नहीं बल्कि विश्व को एक परिवार मानते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए विश्व एक बाजार है, मार्केट है। उस मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको खाने के प्रयास में है। लेकिन हम पूरे विश्व बंधुत्व के भाव से भरे हुए हैं, इसलिए दुनिया जानती है हमारे प्रति विश्वास का भाव है, आदर का भाव है, सम्मान का भाव है, और उसको हम लोग खड़ा कर पाएंगे। इस मंच का बेहतर से बेहतरीन उपयोग करके दुनिया के तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को हम एक मंच पर ला करके एक विचार के साथ एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाएगा। और एक व्यक्ति के पीछे राष्ट्र खड़ा होता है और उसके पीछे समाज खड़ा होता है, दुनिया खड़ी होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में उतनी चमक होती है, उतनी उसके दुनिया के प्रति उतनी श्रद्धा होती है। और जिस चाइना की आप बात करें, चाइना की चमक अब फीकी पड़ी है और आप देख लीजिए कि वो भी दुनिया के कई मुल्कों से घिरता जा रहा है। वो लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ विश्वसनीयता का संकट सबसे बड़ा संकट है। और तमाम मुल्कों में जिस तरह से अफरा तफरी फैली हुई है, या जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से दुनिया गुजर रही है, या आतंकवाद इतना बड़ा मुद्दा है, उन सब के बीच में दुनिया भारत के तरफ एक उम्मीद की नजरों से देख रही है। और मुझे भी ये लगता है, हम सबको ये लगता है कि उसका सही निदान हो पाएगा, सही ढंग से इस मंच का सदुपयोग हो पाएगा, ताकि आने वाली जो मीटिंग्स होंगी उसमें भारत बेहतर से बेहतरीन प्रतिनिधित्व करेगा। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में ये मुफीद समय होगा भारत के लिए। जी ठीक है। सचदेवा साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये हमेशा कही जाती है, और हम सब थोड़े भावुक नागरिक हैं इस देश के, और हमें हमेशा भावनात्मक दृष्टि से हम बहुत कुछ देखते हैं। इस बीच कूटनीतिक प्रयास भी होते हैं और कहीं सफलता भी मिलती है, कहीं जाकर ठहराव भी नजर आता है। चीन एक बड़ा हर्डल है। दूसरा जो चैलेंज है, दुनिया कचरों के ढेर पर है। विकसित देश नसीहत तो देते हैं लेकिन कचरा वही फैलाते हैं। तो जब तक मुंह में राम बगल में छुरी की नीति रहेगी, ऐसे में कूटनीतिक सफलता संदिग्ध बनी रहती है। अगले साल जब G20 समिट की मेजबानी हम करने जा रहे हैं, भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर तो है, पर जो चैलेंजेज हैं जो पूरी दुनिया के लिए है, उस पर वाकई दिल से मुहर लगे, ऐसा हम तो चाहते हैं। पर लोग अपने अपने एजेंडे के तहत उस पर मुहर लगाने के बावजूद वो अपना एजेंडा चलाते हैं। इसको कैसे मिडवे फॉलो किया जाए? देखिए, वो तो हम भी करते हैं जी, हम भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एजेंडा चलाते हैं। ये थोड़ी है दूध के धुले साधु व्यक्ति बन के बैठे। नेशनल इंटरेस्ट कचरा तो हो नहीं सकता किसी भी देश के लिए। नहीं, एग्जैक्टली। तो हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है।
जो भी कर रहा है आज की तारीख में, पाकिस्तान भी जो कर रहा है वो तो अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है। द पॉइंट इसकी हम कैसे डिफाइन कर दें कि क्या, तो वही एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट में आना पड़ता है, राइट? दैट्स वन बिग। सेकेंडली, चाइना को लेकर के जो बात है, आई थिंक हमारे लिए बेस्ट में भी ये G20 कॉन्टेक्स्ट अवार्ड, हम सारी अपनी तैयारी करें, वेपन्स की, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सब करें, रिसर्च डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर एंड ऑल। हमें हो सके तो अगले 5-10 साल तक अवॉइड करना चाहिए कोई संघर्ष विद चाइना। हमें ये वक्त लगाना चाहिए तेजी से वॉर मोड मिशन में अपने देश की इकोनॉमी को, R&D को, टेक्नोलॉजीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का जितना हो सके हमें पूरा तेजी से, ठीक है, वॉर के लिए तैयार रहिए, अगर वो कुछ करे तो हम पूरा करेंगे, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम एक सोच हमारी साइमल्टेनियस ये चल रही चाहिए कि जल्दी करो और चुपचाप करके जितना हो अपने को तैयार करो। वी नीड दैट वेरी 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 अर्जेंटली विद रिगार्ड्स टू चाइना। अब जहां तक बात रही बाकी मैं एक तो कहूंगा जो मैं शुरू में कहता हूं, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कहता हूं क्योंकि भी जस्ट तक मैं वासुदेव कुटुंबकम से डिसएग्री करता हूं कम्युनिकेशन पॉइंट से। देखिए, हम कहते हैं और सारी सरकारें कहती आई हैं, ये बात, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हम सब यहाँ पर कम्युनिकेशन के लोग हैं। देखिए, वासुदेव कुटुंबकम, क्या परिवार के अंदर मार काट नहीं होती? बाप बेटे को मार का, बेटा भाई को मार के, भाई आपस में मार के नहीं रहते क्या? बिल्कुल। तो फैमिली बनने से पहले फैमिली के अंदर भी जियो और जीना सीखो। ओके, तो जियो और जीने दो और फिर बाद में ठीक है एज अ फैमिली हम रह लेंगे। बट ये हम जो एनालॉजी, दैट्स वन। एंड सेकेंड, अगेन एज अ पैराडाइम फॉर अ फॉरेन पॉलिसी, कभी मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोदी जी ने बड़ा सही काम पर, मैं कहता हूं 50% उसे आगे ले जाओ। दिस इज नॉट द एरा, सो व्हाट इज दिस एरा? दिस इज एरा टू लिव एंड लेट लिव। जैसे आज ये बाली के कम्युनिके में ये 4 वर्ड ऐड हो गए ना हमारी तरफ से, अगले साल आई वुड होप ये 4 वर्ड और ऐड हो जाए कि ये युग है जियो और जीने दो का, बिटवीन मैनकाइंड एंड ऑल्सो विद एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कचरे की आप बात कह रहे हैं। So those are some big picture paradigms, I think, from a communication point of view. वो मैसेज इफेक्टिव है, फैमिली है, ठीक है, क्या है फैमिली, anyway। तो चाइना का रहा, चाइना रेस आ रहा है, हम भी रेस में हैं, हमें अपने को तैयार करना है एज मच एज पॉसिबल हो सके एंड रेडीनेस में आना। और ये जो सारे, एक वन लास्ट थिंग, ये जो इंडिया के चैलेंजेस है ना, पूरी दुनिया में ये चैलेंजेस है। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया चेयरमैन थे रवि वेंकटेशम, उन्होंने किताब लिखी थी विन इन इंडिया टू विन एनीवेयर। उनका ये कहना है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस दुनिया में कहीं सक्सीड कर सकती है, मैनेजर, राइट? तो समय की पाबंदी है सचदेवा साहब, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि हमें अब समय संपन्न हो रहा है। आपका बहुत धन्यवाद रवि सचदेवा जी, और अजय उपाध्याय जी आपका बहुत धन्यवाद, धनंजय गिरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए विजेंद्र कुमार आपका। तो फिर सवाल यही है, बात तो सही है, कुटुंब की भावना जब तक सबके दिल में ना हो तब तक कुटुंब में तकरार भी होते हैं और फिर परिवार बिखरता भी है। जब हम वसुधा को अपना एक परिवार मानते हैं तो वसुधा में टकराव बहुत है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारा दर्शन जरूर रहा है, हम इसकी वकालत भी करते हैं और हम उन बातों की निंदा भी करते हैं जहां इसकी भावनाओं में ह्रास होता है। लेकिन चुनौतियों के बीच भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हजारों मील का सफर तय करना हो तो भी पहला कदम तो उठाना ही होता है। तो पहला कदम तो उठा हुआ है बहुत पहले से अब, लेकिन जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो ज़्यादा सार्थक नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बाली में भारत ने अपने दबदबे को प्रमाणित किया है और अगले वर्ष जिस तरीके से ताज सजाया जाएगा वो अपने आप में काबिल गौर होगा। हम राष्ट्रहित में ही आगे चलेंगे और वसुधा को भी अपना परिवार मानते हुए उस पर विश्लेषण करते रहेंगे। तो हस्तक्षेप में इतना ही, फिर मिलेंगे। सहारा।